नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो पहले 2 पार्ट थे जो पूरे देख लिए होंगे। उसको देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपके माइंड सेट हो जाएगा कि इस बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन से को छोड़ना है। इसीलिए मैं खुद भी पढ़ता हूं तो वो पहले वन लाइनर पढ़ता हूं, ताकि जो विषय वस्तु है इस बुक की वो अपने माइंड में सेट हो जाए और इस बुक का पूरा ऊपर से ओवरव्यू के रूप में हमें नॉलेज हो जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं निम्नात्मक प्रश्न एवं उत्तर। तो इसमें क्या होता है, ये 20 नंबर का सवाल क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसको किस प्रकार लिखना है, इसको किस प्रकार एनालिसिस करना है। रटने से तो आप बिल्कुल भी नहीं रट पाओगे। इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आप इसका उत्तर ना 15 पेज में भी लिख पाओगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द दिया है ना, और इस बुक का नाम भी यही है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुक से सीधा इसका लिंक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेरेमी बेंथम ने किया था। उसके बाद इस शब्द का प्रयोग संप्रभु देशों के मध्य सरकारी संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाने लगा। यद्यपि कुछ विधान इसमें राष्ट्रों के मध्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को भी शामिल करने लगे। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु के संबंध में 2 दृष्टिकोण प्रचलित है। एक तो है संकुचित दृष्टिकोण और सेकंड है व्यापक दृष्टिकोण। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग जो किया था वो जेरेमी बेंथम ने किया था। और स्टार्टिंग में क्या हुआ था, संप्रभु देशों ने सरकारी संबंधों को परिभाषित करने के लिए, जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट, उनके मध्य जो संबंध है उनको प्रदर्शित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय शब्द का उपयोग किया जाता था। यद्यपि कुछ विद्वान देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ विद्वानों का मानना है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी सभी संबंधों को सम्मिलित करने लगे। अब अभी वर्तमान समय में संबंध का मतलब केवल राजनीति की नहीं रहा, मतलब सरकार तक ही नहीं रहा, इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के जो कनेक्शन है वो संबंध है। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु के संबंध में 2 दृष्टिकोण प्रचलित है। अब देखिए, लोगों के सोचने के नज़रिए के हिसाब से यहाँ पे 2 दृष्टिकोण प्रचलित है। एक है संकुचित दृष्टिकोण और दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। तो देखिए, संकुचित दृष्टिकोण क्या होता है और व्यापक दृष्टिकोण क्या होता है। संकुचित का मतलब ही यही होता है जो छोटा होता है, जो संकुच होता है, जो रूढ़िवादी होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, संकुचित दृष्टिकोण अपनाने वाले विद्वान यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत स्वतंत्र तथा संप्रभु राज्यों के उन्हीं ही राजकीय संबंधों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संचालन इन देशों के सत्ता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, इस दृष्टिकोण को मानने वाले जो वैज्ञानिक है उनका मानना क्या है, उनका मानना है कि जो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसका केवल जो तात्पर्य है, जो इसका आशय है, वो केवल संप्रभु राज्य का मतलब यहाँ पे स्वतंत्र राज्यों के उन राजकीय संबंध, सरकारी कामकाजों के उन संबंधों या उन नीतियों को लागू या उन नीतियों को शामिल करना चाहिए जिनका नेतृत्व सत्ता प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनका ही, केवल जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल किए जाने चाहिए। यह है संकुचित विचारधारा। अब यही संकुचित विचारधारा है। व्यापक दृष्टिकोण में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार राजकीय संबंध के अतिरिक्त देखिए वहाँ पे होने वाले सभी प्रकार के संबंध, जिनमें आर्थिक हो जाए, सामाजिक हो जाए या किसी भी प्रकार के जो भी संबंध है, वो सभी संबंध व्यापक दृष्टिकोण में आते हैं। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम देखिए, यहाँ पे एक विद्वान है, अपने दार्शनिक है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार राजकीय संबंधों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी तरह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों में क्विंसी राइट तथा स्टैनले हॉफमैन है। तो स्टैनले हॉफमैन और क्विंसी राइट का आप नाम याद रखना। और क्विंसी राइट के जो क्वेटेशन है, जो उनकी लिखित है, जो कथन है, वो बहुत अच्छे लेवल की है। उनका शब्द है वो बहुत अच्छी डिक्शनरी है। क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों तथा गतिविधियों से संबंधित होते हैं जिनसे बाह्य नीतियां प्रभावित होती है, जिनमें विश्व विभाजित है। अब देखिए, क्विंसी राइट इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो उन तत्वों, उन गतिविधियों से निर्भर होता है या उनसे संबंधित होता है जिनसे बाह्य नीतियाँ प्रभावित होती है। जैसे मान लो आज इंडिया ने कोई डिसीजन लिया तो उससे जो बाह्य देश है, जो बाहर के देश है, वो प्रभावित होते हैं ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसी प्रकार जेम्स रेवजन के है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मध्य सीमा रेखा बनाना बहुत ही मुश्किल है।
तो यहाँ पे यह भी है। अगर मान लो आप सामाजिक दृष्टि से देखते हैं, मान लो वेशभूषा या भाषा की दृष्टि से देख सकते हैं, तो अगर पाकिस्तान में कहाँ से उनकी अलग भाषा स्टार्ट होती है और भारत की अलग भाषा कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या वो मुमकिन है? कोई लाइन खींच सकता है कि इसके बाद में ये है जो पाकिस्तान वाले ये भाषा नहीं बोलेंगे और इंडिया वाले ये नहीं बोलेंगे? क्या चाइना और इंडिया के बीच में ऐसी लाइन खींचना संभव है, पॉसिबल है कि चाइनीज़ वाले उस लाइन के उधर है वो चाइनीज़ बोलेंगे और इधर वाले इंडिया बोलेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। इनकी सीमा का निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए इनके संबंधों का क्षेत्र, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र क्या क्या है। क्षेत्र से यही विषय वस्तु का ही ज्ञान होने वाला है कि इसका क्षेत्र क्या है, इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है। वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। अगर किसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना है तो उनमें जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे इंडिया की इसरो है, पाकिस्तान की इसी प्रकार स्पेस एजेंसी है, जैसे जाक्सा जापान की है, नासा अमेरिका की है। अगर इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना है तो इनकी राजनीतिक संस्थाओं का हमें अध्ययन करना आवश्यक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। इसके अलावा देखिए आर्थिक संगठन कौन कौन से हैं? नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो संस्थाएं हैं उनको डिवाइड किया गया, आर्थिक संस्थाएं, सैनिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, प्रादेशिक संस्थाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आर्थिक की। तो देखिए यूरोपीय साझा बाजार, इसका हमने छोटे वाले क्वेश्चन में जो है इसका क्वेश्चन किया था। वर्ल्ड बैंक है, कोलंबो योजना है, विश्व व्यापार संगठन WTO। तो ये क्या, इनका अध्ययन करना जरूरी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अच्छी तरीके से जानकारी लेना है तो इनका अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि WTO विश्व व्यापार संगठन, अगर इनका अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश किस देश के साथ व्यापार कर रहा है, उसके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो किससे अच्छे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करना जरूरी है। सैनिकों में देखिए नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो, ये सब के सब जो शीत युद्ध का काल चला था उस समय ये के ग्रुप है। अगर इनका अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नाटो में कौन कौन से सदस्य हैं, सीटो में कौन से हैं, वर्साई में कैसे हैं। तो उनके संबंधों को अगर हमें अच्छे से समझना है तो उन सदस्यों में, इन ग्रुपों में कौन कौन से सदस्य देश शामिल है ये जानना जरूरी है। यह भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए जरूरी है। अगर उसमें अच्छी पकड़ मजबूत करनी है तो राजनीतिक, देखिए राजनीतिक में है राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर राष्ट्र संघ की बात करें तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1920 में आया था वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में। अब देखिए यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल का, वो मुझे याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि राष्ट्र संघ की असफलता के प्रमुख कारण बताइए। वहाँ पे अगर किसी ने 5 या 10 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट लिखे ना तो उसका नेक्स्ट वीडियो में ना उसका पक्का नाम लिया जाएगा और उसका ना उसकी पोस्ट भी बनेगी बहुत अच्छी और हमारे साथ काम करने का मौका भी मिलेगा उसे। तो देखिए राष्ट्र संघ की असफलता के कारण है वो नेट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके खुद के विचार लिखे होंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि अगर कोई पेपर करवाता है, UPSC करवाता है, RPSC करवाता है, तो क्या वो किताब की लैंग्वेज है वो रिक्वायरमेंट करती है? बिल्कुल नहीं करती। जो रिक्वायरमेंट करती है वो करती है आपके विचार। आप कुछ पढ़ के अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हो, यह जरूरी है। तो यही करना है आपको। इस राष्ट्र संघ की जो असफलता है इसके कारण में आपको लिखना है। और एक कारण जो मेरे माइंड में है जो 100% सही है, अगर वो किसी ने बताया तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और उसकी तैयारी मैं मानता हूँ बहुत अच्छी है। तो आप कोशिश करना कमेंट बॉक्स में जाके लिखने की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए वो है प्रादेशिक। अब प्रादेशिक संगठन है जैसे अपने आसियान है, सार्क है, दक्षेस है, इस प्रकार के संगठनों का अध्ययन करने से भी हमें पता चलता है कि कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस देश के किसके साथ हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अरब लीग, यह मुस्लिम कंट्री वाला है अरब लीग, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात है, इसके अलावा सऊदी अरब है, ईरान, इराक, ये सब आते हैं। अमेरिकी राज्यों का संगठन है। अमेरिका देश में कितने राज्य हैं? अमेरिका देश में कितने राज्य हैं? इसे USA क्यों कहा जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं आइए तो मैं बताऊंगा फिर। अफ्रीकी एकता संगठन, इसकी स्थापना कब हुई बताइए। सार्क, आसियान की स्थापना कब हुई। ये सब के सब क्वेश्चन ना अच्छे लेवल में पूछे जाते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है फिर भी ये अच्छे लेवल में पूछे जाते हैं। ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन सब के बारे में ना एक वीडियो बनेगा। मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मैं इस काम में लग जाऊंगा। ये IR भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे इंटरेस्टेड है इसमें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है।
और आपको भी अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो इंटरेस्ट होगा, पैदा होगा, ज़रूर होगा। सांस्कृतिक और अन्य, तो देखिए सांस्कृतिक में क्या है, यूनेस्को। तो यूनेस्को का आपने नाम सुना ही होगा। अभी जयपुर को ना यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि है जिनका अध्ययन करने पर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन पता चलता है, उनका संबंध, उनका अध्ययन क्षेत्र का पता चलता है। दोस्तों देखिए अध्ययन क्षेत्र के दूसरा जो पॉइंट है वहाँ पे आइए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन में क्या क्या किया जाता है, तो इसमें विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत और उनके राष्ट्रीय हितों एवं कूटनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न राज्यों की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों, उनके राष्ट्रीय हितों एवं राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंधों की अध्ययन किया जाता है। यह जो है, ये जो हम विदेश नीति मानते हैं, जैसे अमेरिका की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत धोखेबाज टाइप की है। तो विदेश नीति भी है ना कहीं इम्पोर्टेंट है अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी लेना है। तो इस प्रकार आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट करते जाना है आपको और अपने हिसाब से लिखते हुए जाना है, एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून पे यहाँ पे यूएनओ का ही कानून है। अगर यूएनओ की नज़र में मान लो कोई मानवता या कभी चल रहा है महिलाओं के लिए, महिलाओं को प्रमोट करने की बात चल रही है कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का या अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका कौन सा देश अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है, उनको मान रहा है, वो ज़रूरी है। तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। सैनिक संगठनों में यही आएंगे आपके जो नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वार्सा है, इनका अध्ययन भी जरूरी है। इसके अलावा राजनीतिक गुटों की बात करें तो देखिए यहाँ पे है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष किसने दिया, ये कमेंट बॉक्स में बताओ कितने देशों ने मिलकर दिया था। छोटे वाले क्वेश्चन में आ गया ये। अरब समुदाय, अफ्रीकी देश, G15 जैसे अनेक राजनीतिक गुट अस्तित्व में आए। ये राजनीतिक गुट संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अथवा उसके बाहर अनेक मामलों पर मिलजुल कर कार्य करते हैं। इन गुटों को जोड़ने वाले तत्वों, उनके मतभेदों तथा विवादों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु में आता है। तो यहाँ पे भी यह अध्ययन बहुत जरूरी है। अगर इनका अध्ययन करेंगे, जैसे G15 है या गुटनिरपेक्षता है, तो गुटनिरपेक्ष के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझने में बहुत आसानी होगी। यह भी इसका क्षेत्र में आता है, सब्जेक्ट में आता है। क्षेत्रीय संगठनों में वापस वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। तो इसमें देखिए आसियान आ गया, आसियान के वही सदस्य है, मैंने बता दिया, खुद से देखो एक बार। विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। अब विदेशी व्यापार से यहाँ पे WTO से लिख सकते हैं आप कि WTO में कौन सा देश कितना व्यापार कर रहा है, किसके साथ व्यापार कर रहा है, किसके साथ उसकी जो व्यापार घनिष्ठता है वो ज़्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र के संबंधित प्रमुख बिंदु। अब क्या क्या बिंदु है जो हमें समझने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो क्षेत्र बताया जाता है उसे पूर्ण एवं अंतिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि समय के साथ इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। जो हमने पहले अध्ययन किया था, जो पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, वो तो एकदम इजी पॉइंट थे, वो तो है सार्वभौमिक सत्य है, जो यूनिवर्सल है। अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमेशा बदलते रहते हैं वर्तमान परिस्थितियों में। तो वो कौन कौन से पॉइंट है देखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वे होते हैं जिनमें एक देश अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अन्य देशों के साथ संबंध विकसित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वे होते हैं जिनमें एक देश अपनी सीमाओं से बाहर जाकर देशों के साथ संबंध विकसित करता है। जैसे मोदी जी कितने देशों के साथ यात्राएं करने गए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपने देश का वर्चस्व स्थापित करने के लिए विदेशों की यात्राएं की थी। कुछ आलोचकों ने बोला था कि वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जब अभी हमारे वर्तमान समय में अगर चाइना या पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की हलचल होती है युद्ध की, तो वही देश जिन्होंने मोदी जी ने यात्राएं की थी, वही देश आज बोल रहे हैं कि अगर आप इस साइड से खड़ी हो तो हम इस साइड से आपका सहयोग देने के लिए ज़रूरी है। और कोरोना काल में भी आपने देखा था कि विश्व बिरादरी में हमारे इंडिया का क्या वर्चस्व रहा था। यही तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसीलिए मोदी जी विदेशों में जा रहे थे बाहर घूमने के लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र के बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, छोटे छोटे, जिनका प्रयोग आप अपनी रियल लाइफ में भी करेंगे ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो अगर प्रधानमंत्री PM बने हैं तो वो ऐसे तो बने नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक पृथक शाखा के रूप में विश्व व्यवस्था में स्वास्थ्य राजनीतिक समूहों के पारस्परिक संबंधों से प्रकट होने वाले प्रश्नों पर विचार करता है।
अब क्या है, देखिए राजनीतिक समूहों के पारस्परिक संबंधों से प्रकट होने वाले प्रश्नों पर विचार। अब यहाँ पे आसियान है, मान लो एक राजनीतिक समूह है, तो उसके संबंधों में भी अनेक प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लो कि आसियान के दो सदस्य भारत और पाकिस्तान है, इनके मध्य कुछ विवाद हो रहा है, तो उन क्वेश्चन का या उन आंसरों का, उनके प्रश्नों पर विचार करना बहुत जरूरी है। यह भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संश्लेषक राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करने की विशेष योग्यता रखता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषक राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर विचार का विशेष योग्यता रखता है। विश्लेषक क्या होता है, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जैसे मोदी जी अपने बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, अमित शाह बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, तो उनमें एक योग्यता है, वो आईआर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनमें विशेष योग्यता रखते हैं पारस्परिक संबंधों की, कि कौन सा पॉलिसी किस प्रकार का प्रभाव छोड़ेगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का तकनीकी ज्ञान एक राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के ज्ञान का व्यापक भौगोलिक स्तर का केवल प्रसार मात्र ना होकर इसके अपने कुछ विशेष तत्व होते हैं। तो यह आप खुद देखिए, भौगोलिक स्तर का मतलब है जिस देश में, भौगोलिक का मतलब भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं हम, खनिज पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, कृषि पढ़ते हैं, तो इनका भी संबंध है, वो किससे है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है अपनी प्रैक्टिकली लाइफ से जोड़कर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रमुख रूप से सामाजिक संघर्षों एवं समायोजनों से उत्पन्न है, अतः इनके दृष्टिकोण की प्रकृति साधन युक्त एवं मूल्यांकन करने वाली होती है। सामाजिक संघर्षों एवं समायोजनों से उत्पन्न होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस में डिपेंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे शब्द है समायोजन, एक दूसरे के साथ समायोजन करना बहुत जरूरी है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत महत्व है। यह निर्णय ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह द्वारा लिए जाते हैं जो पहचाने जा सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन अपने निर्णय देगा, बहुत जो जानी मानी हस्ती होगा, जिन्होंने नेतृत्व का जो जिनमें गुण होगा, एबिलिटी होगी, वही जाएंगे आगे, जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न देशों की विदेशी नीतियों का जानने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये विदेश नीतियाँ संबंधित राज्यों की आंतरिक दिशाओं के ज्ञान के आधार पर ही समझी जा सकती है। अब विदेश नीति यहाँ पे, या तो विदेश नीति से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बहुत रोल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु का एक सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से अध्ययनकर्ता को प्रभावपूर्ण विचार करने की विधियों का ज्ञान होता है तथा वह अपने वातावरण के इस महत्वपूर्ण भाग को समझने में समर्थ हो पाता है। यह देखिए यहाँ पे लिखा गया अध्ययनकर्ता शब्द, देखिए एक 8वें पॉइंट में अध्ययनकर्ता, अब ये हम है, जो अध्ययनकर्ता का मतलब होता है जो इसके बारे में जानना चाहता है आईआर को। ये सिर्फ कॉलेज एग्जाम को पास करने के लिए नहीं जानना, अपनी डेली लाइफ और बड़े एग्जाम की तैयारी करने के लिए जानना है। तो ये इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण भाग को समझने में समर्थ हो पाता है। इसमें लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय वस्तु का सांस्कृतिक महत्व। अब सांस्कृतिक में क्या होता है, सांस्कृतिक कल्चर वगैरह होता है, तो वहाँ पे उनका वातावरण है, किस प्रकार का खान पान वेशभूषा है, वो समझने में समर्थ हो पाता है प्रभावपूर्ण तरीके से। यह यहाँ पे लिखा गया है। अगर इस प्रकार का अगर किसी को नॉलेज है, सांस्कृतिक महत्व है, तो वो उससे आइडिया लगा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह जरूरी है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको भीड़ से हटकर अलग ले जाती है या अलग चलने को बोलती है। आपका सोचने का नज़रिया आपको भीड़ से अलग ले जाएगा, आपको टॉप करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति का विवेचना करने के लिए यह जानना जरूरी है कि क्या विज्ञान है अथवा नहीं। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि पहले ये ज्ञात करें। अब कुछ का मानना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध विज्ञान की दृष्टि से काम करती है या फिर ऐसे ही काम करती है, संबंध का विज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखिए गिलिन एवं गिलिन के अनुसार जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसके लिए निश्चित प्रकार की पद्धति का विज्ञान वास्तविक चिन्ह है। अब गिलिन महोदय ने कहा है कि हम जिस क्षेत्र में अनुसंधान जो रिसर्च करना चाहते हैं उसकी पद्धति विज्ञान बहुत आवश्यक है, वैज्ञानिक पद्धति आवश्यक है, विज्ञान का वास्तविक चिन्ह आवश्यक है। चार्ल्स डिक्शनरी के अनुसार विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित भली भांति परीक्षित विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित तक क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो।
इस प्रकार वैज्ञानिक रीति से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उक्त परिभाषाओं से विज्ञान की निम्न विशेषताएं प्रकट होती है। विज्ञान में प्रयोगात्मक और पर्यवेक्षणात्मक विधियों को काम में लिया जाता है। निश्चित विधि तथा तर्कों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। विज्ञान में भविष्यवाणी करने की अपूर्ण क्षमता, यह विज्ञान की विशेषताएं बता रहे हैं। यहाँ पे पर्यवेक्षणात्मक विधियों का मतलब होता है जो पर्यवेक्षण करके हम जाके देखते हैं वो होती है। तर्कों के आधार पर होती है सामान्य सिद्धांतों का। विज्ञान में भविष्यवाणी करने की अपूर्व क्षमता है। इसके अलावा देखिए विज्ञान के सिद्धांत नियम निश्चित तथा अटल होते हैं। वे सभी स्थानों पर समय पर लागू होते हैं। प्रत्येक निष्कर्ष विवेचनात्मक है तथा विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। इनका विश्लेषण करना जरूरी है विज्ञान के कार्यों का। प्रत्येक निष्कर्ष कार्य के कार्यकरण के संबंध को स्पष्ट करता है। यदि विज्ञान की उक्त मान्यताओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में प्रयुक्त किया जा सके तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विज्ञान माना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विज्ञान नहीं। विद्वानों के मत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की घटनाएं परिवर्तित होती रहती है। मानवीय क्रियाएं होने के कारण यह अनुमान करना कठिन होता है कि यदि कुछ परिस्थितियां परिवर्तित हो जाए तो उनका परिणाम क्या होगा तथा देश की विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉइंट दिया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विज्ञान नहीं है, तो इनके जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको देखना है। आप खुद से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की घटनाएं परिवर्तित होती रहती है। देखिए परिवर्तित होती रहती है ना, जबकि विज्ञान कहती है स्थायी है। मानवीय क्रियाएं होने के कारण ये अनुमान करना कठिन होता है। मानव पे कौन विश्वास कर रहा है। यदि कुछ परिस्थितियां परिवर्तित हो जाए तो इनका परिणाम क्या होगा, देश की विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैज्ञानिक नहीं माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तथ्य बहुत शीघ्रता से परिवर्तित होते रहते हैं तथा इसका विषय अनिश्चित है। इस कारण इनके संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इनके जो तथ्य है, जो विषय है वो अनिश्चित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति इस प्रकार की है कि इनमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता और ना ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकते जिनको वैज्ञानिक कहा जा सके। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लिए गए हैं। आप यहाँ पे आपको रियल लाइफ में नेगेटिव पॉइंट नहीं लेने हैं। मनुष्य में विवेक होता है, वह स्वयं की भूलों से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते समय निरीक्षण तथा विश्लेषण की प्रक्रिया मौलिक एवं प्राणी शास्त्र विज्ञानों से पृथक होनी चाहिए। अब यहाँ भी लिखा कि मनुष्य गलती कर सकता है जबकि विज्ञान गलती नहीं कर सकती, तो विज्ञान को मनुष्य से अलग करना इम्पॉसिबल है। कुछ वैज्ञानिक विधियों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये देख लेना। निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, सारणीकरण, प्रयोग, निष्कर्ष, ये है वैज्ञानिक विधियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन क्षेत्र में नया विकास बताइए, तो देखिए प्रथम स्तर पर देखिए क्या विकास क्रम है। राजनीतिक और राजनयिका का इतिहास। प्रथम काल में इसके स्थान पर कूटनीतिक इतिहासकारों का प्रभुत्व रहा था। अध्ययनकर्ताओं का संपूर्ण ध्यान राष्ट्रों के मध्य कूटनीतिक संबंधों के इतिहास के माध्यम अध्ययन पर ही केंद्रित रहा था। तत्कालीन विद्वानों ने एक कालक्रम तथा वर्णात्मक विचारधारा अपनाई, लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन से भूतकाल को वर्तमान काल से जोड़ने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की। इसीलिए उन्होंने वर्तमान तथा भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए किसी सार्वजनिक सिद्धांत के विश्लेषण का प्रतिपादन का प्रयास नहीं किया। तो यह क्या है, यह इसका विकास क्रम है। सबसे पहले राजनीतिक और राजनयिक इतिहास रहा था। क्या रहा था, यह समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए तत्कालीन घटनाओं का आदर्शवाद का प्रभाव। 1939 में पहली बार वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विभाग खुला था। देखिए इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन बन गया। विश्व युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में। हुए भयंकर विनाश से दुखी होकर राजनीतिज्ञों युद्ध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आतुर उठे। इस कारण दो प्रवृत्तियों का विकास हुआ। देखिए समसामयिक विश्व घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा, ज्वलंत आशावाद और आदर्शवाद की ओर झुकाव, ये दो पॉइंट है। तृतीय स्तर देखिए कानूनी संस्थात्मक चरण। इस अवस्था में जो दूसरी अवस्था के साथ विकसित हुई अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य के सुधारने के लिए आवश्यक है। इस अवस्था का दृष्टिकोण
तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 24 मिनट का या 25 मिनट का पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चरण है तो विकास के किस प्रकार हुए थे, उपागम आप खुद से देख लेना। एक बार ना मैं इनको चला देता हूँ ताकि पॉज कर करके देख लिया आप। अब हम ये जो तीसरा क्वेश्चन है आदर्शवाद, इसको आप खुद से तैयार करो। आदर्शवाद है, यथार्थवाद है और अंतर्राज्यीय संबंध, ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं करवा रहा। इम्पोर्टेंट है वही मैं करवाऊँगा, क्योंकि अभी आपको पता है एग्जाम में कितनी क्वेश्चन करना है, केवल 2-3 क्वेश्चन में ही काम बन जाएगा आपका 50-60 नंबर का। तो वही क्वेश्चन हम ज़्यादातर करते हैं जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये राष्ट्र शक्ति का क्वेश्चन है, मान के चलो 100 में से 99% ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलो इसको करते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये बुक है ना, इस बुक में एक तो गुटनिरपेक्षता का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेज है। इसके अलावा एक सशक्तिकरण का क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण वाला भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब के सब इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध के चरण, देखिए मैं बता देता हूँ आपको 5 क्वेश्चन में से आपके 50 नंबर कवर हो जाएंगे, छोटे बड़े वाले मिला के। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व देख लेना। सेकंड है शक्ति संतुलन, वो देख लेना 5 नंबर वाला। शीत युद्ध देख लेना, और इसके अलावा आपको देखना है गुटनिरपेक्षता देखना है। शीत युद्ध के चरण में, शीत युद्ध में चरण भी देखना है, वैश्वीकरण देखना है और सशक्तिकरण। इसके अलावा एक यूएनओ है, वो यूएनओ आप नॉलेज के लिए भी देख लेना और इस एग्जाम की दृष्टि से भी देख लेना। और ये छोटे मोटे संगठन है जैसे क्षेत्रीय संगठन है, प्रादेशिक, आसियान, इनका अगर कॉलेज एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक ना 50% कवर करती है यूपीएससी को। अगर पॉलिटिकल इसको जोड़ देना, ऐड कर दिया अगर लक्ष्मीकांत को और इस आईआर को, तो 80% कवर करती है। ये सबसे टफ है, सबसे इजी है, सबसे शानदार किताब है ये। इसीलिए आपको ना नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और ये सब अपने चैनल पे स्टार्ट होगा अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी ये बुक। और इसमें शानदार चीज़ें बताई जाएगी, क्योंकि जो ज़रूरी है। जैसे अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा चाइना की विदेश नीति। और चाइना की विदेश नीति है, उसी की वजह से ये पूरा खेल छिड़ा हुआ है अभी, कि उसकी विदेश नीति में किस प्रकार के तत्व है। बाकी अपनी चीन की सभ्यता चल ही रही है, वो 7 तारीख के लगभग से वापस स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद ही। उसके साथ अपनी टीम जो काम कर रही है उसमें DS राठौड़ है, अनिल चावला है और मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं। तो उन सबको मिलाकर मैं एक प्लान बना रहा हूँ, उस टीम के आधार पर हम काम करेंगे, जिसमें राजस्थान पुलिस है, पटवारी, LDC, RPC के जितने भी एग्ज़ाम है उनमें करंट अफेयर की भी जो व्यवस्था है। यूट्यूब के लगभग 10 चैनल का कंटेंट एक वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप जो ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ जाइए। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ये है आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो प्लस कोर्स जिन्होंने ले रखा है उन लोगों के ही नोट्स अपने पास पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने भी प्लस कोर्स से कोचिंग की थी। वो सब आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे। और बहुत जल्दी एक RAS की जो टेस्ट सीरीज है वो ऑन होगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। और 80 से 90% तक जो क्वेश्चन है वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे, और आपका सिलेक्शन श्योर हो। बस आपको सपोर्ट करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ो, अपने रिलेटिव्स को जोड़ो, जिन उनके लिए भी फ़ायदा है और मेरे लिए भी फ़ायदा है। बाकी सब फ़ायदे के लिए तो होता ही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो धन्यवाद, आप सभी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये राष्ट्र शक्ति का क्वेश्चन है, ये इस बार आने के बहुत चांसेस है। 5वां क्वेश्चन देखिए राष्ट्र शक्ति क्या होती है, इसके प्रमुख तत्व क्या है, इसकी आलोचनाएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये पूरा हम समझते हैं। पूरा प्रोसेस है, आधे घंटे के लगभग ये वीडियो बनेगा। तो देखिए, दूसरों को प्रभावित कर सकने की क्षमता का नाम ही शक्ति है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के विचारों को प्रभावित करके उनसे अपना वांछित कार्य करा लेता है तथा अवांछित कार्य करने से उन्हें रोकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम शक्ति संपन्न कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सके, जो उसके फायदे के लिए है वो काम करवा लेना, वही राष्ट्र शक्ति है। व्यक्ति की पावर है, वही राष्ट्र शक्ति है। राष्ट्र शक्ति से अभिप्राय किसी राष्ट्र की उस क्षमता से है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्र को प्रभावित कर सके। राष्ट्र दूसरों को प्रभावित कर सके, ये एकदम इजी सिंपल वर्ड है, यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जुकाम बहुत तेज लगी हुई है तो इसीलिए थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है। राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र को आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का ऐसा अस्त्र है जिसके आधार पर, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अस्त्र और शस्त्र में अंतर बताइए, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका महत्व, स्तर एवं स्थान निश्चित होता है। तो देखिए, राष्ट्र शक्ति के द्वारा ही किसी देश की इज्जत है वो उसका पता चलता है। जैसे पाकिस्तान की भी क्या इज्जत है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। राष्ट्र शक्ति की परिभाषाएं बहुत सारे वैज्ञानिकों के अनुसार है, ये नहीं रटना है। राष्ट्र शक्ति के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो। देखो भूगोल से क्या तात्पर्य, देखो राष्ट्र शक्ति अगर हम बात करें तो देखिए स्थायी शक्ति है, ये राष्ट्रीय शक्ति होती है। जो इसमें अब क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूँ भूगोल की भाषा में। तो अगर किसी देश की भौगोलिक स्थिति अच्छी है, जिसमें खनिज है, कृषि अच्छी है, तो उसकी जो इनकम होगी वो ज़्यादा होगी और वो दूसरों को ज़्यादातर प्रभावित करने की क्षमता रखेगा। अब इसके बारे में क्या क्या लिखा है, देखिए बहुत से भू राजनीतिज्ञ जैसे मूडी, स्पाइकमैन, होसोबार, मैकेंडर आदि भूगोल को राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारक तत्व मानते हैं। नेपोलियन ने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भूगोल का महत्व बताते हुए कहा कि एक राष्ट्र की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। देखिए सर, नेपोलियन महोदय थे, कितने महान थे, उनका युद्ध। अच्छा बताइए, भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेपोलियन ने भी यह कहा कि एक राष्ट्र की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, अब भूगोल में क्या क्या आता है, तो मानचित्र आता है। फर्स्ट पॉइंट, मानचित्र का स्वरूप सदैव भौगोलिक होता है और अनेक बार राष्ट्र अपनी नीति उचित ठहराने के लिए दूसरों के विचारों का खंडन करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। भारत और चीन का विवाद मैकमोहन रेखा के संबंध में मानचित्रों का ही झगड़ा था। भारत तथा बांग्लादेश का न्यूमोर द्वीपी विवाद मानचित्र से संबंधित है। ये न्यूमोर वाला द्वीप है, ये 2-3 बार एग्जाम में आया है, अभी पीटीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। सेकेंड है आकार, अब देश कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसकी जनसंख्या क्या है, ये भी राष्ट्र शक्ति को प्रभावित करते हैं। थर्ड है जलवायु, अब ठंडे प्रदेशों के लोग गर्म राष्ट्रों के निवासियों में अपेक्षा अधिक परिश्रम और कर्मठ होती हैं। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वो अधिक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, ये भी फर्क पड़ता है। अगर मेहनती होंगे तो उनकी राष्ट्र शक्ति भी बढ़ेगी। अधिक सर्दी और अधिक गर्मी का राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसे जीडीपी कहते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। स्थलाकृति में किसी देश की स्थल की आकृति कैसे, जैसे पहाड़ है, मैदान है, उसका भी राष्ट्रीय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अगर महासागर के कोई पास में है तो उसे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अवस्थिति, एक राष्ट्र की अवस्थिति वहाँ के राजनीतिक और युद्ध कौशल का निर्धारण करने में सहयोग देती है। चारों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण जापान और इंग्लैंड बड़ी शक्ति बन सके, क्योंकि उन पे आक्रमण कोई नहीं कर सकता था और कोई करने जाएगा भी तो वो बहुत थक जाएगा, उसके पास सोर्स नहीं रहेंगे। यह अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राकृतिक स्रोत या संसाधन। प्राकृतिक स्रोत या संसाधन में देखिए कोयला, कच्चा तेल, वनस्पति, धातु, जिस देश के पास में ज़्यादा होंगे उसकी इनकम अच्छी होगी तो वो उसकी राष्ट्र शक्ति बढ़ेगी, वो दूसरों को प्रभावित करेगा। तीसरा पॉइंट देखिए जनसंख्या। अगर हम जनसंख्या की बात करें ना तो देखिए, अगर जनसंख्या को नेगेटिविटी ले तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी इसी की वजह से होती है। संसाधनों का बहुत ज़्यादा है, वो अपव्यय इसी की वजह से होता है। लेकिन अगर इसको पॉजिटिविटी लेना तो मानव भी एक संसाधन है। अगर इसको सही गाइड करके सही तरीके से सही दिशा देके से काम कराया जाए तो मानव दुनिया की सबसे उपयोगी इंसान है या उपयोगी चीज़ है ये। आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता, जिस देश का आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास अच्छा होगा वो देश ऑटोमेटिक राष्ट्र शक्तिशाली होगा। तकनीकी की भी यही है। तो ये इनके सिंपल पॉइंट आप देखना। सैनिक तैयारी,
सैनिक तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें देश सैनिक तैयारी की तो देखिए, युद्ध राष्ट्र की सेना के पास उपलब्ध शस्त्र व्यवस्था, जिसके पास ज़्यादा अस्त्र व्यवस्था होगी, युद्ध की तकनीकी होगी, वो सेना ज़्यादा शक्तिशाली होगी। और सेना जिस देश की शक्तिशाली होगी, उस देश की जो राष्ट्र शक्ति है वो भी अधिक होगी। सैनिकों की संख्या तथा गुण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी प्रोसेस है। विचारधारा देखिए, किसी भी देश की विचारधारा भी इम्पोर्टेंट रोल करती है। जैसे साम्यवादी विचारधारा है, वो पूंजीवाद का विरोधी होती है, तो वो भी आप देखना। इसके अलावा है नेतृत्व, तो नेतृत्व की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे अपने भारत की बात बताएं तो पहले प्रधानमंत्री कोई और था, अभी है, तो उससे राष्ट्र शक्ति की बढ़ावा मिला कि नहीं मिला, ये आप देख सकते हैं। संगठन तथा सरकार की योग्यता, संगठन और सरकार की योग्यता बिल्कुल है। अगर विपक्ष वाले पार्टी और पक्ष वाले सत्ताधारी पार्टी मिल जाएंगे तो उनका संगठन अच्छा होगा, इससे भी राष्ट्र की शक्ति मजबूत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय चरित्र। अब चरित्र में आता है विदेश नीति। राष्ट्र की विदेश नीति कैसी है, वो भी इम्पोर्टेंट रोल करती है। राष्ट्रीय मनोबल भी करता है, क्योंकि राष्ट्रीय मनोबल वो राष्ट्र शक्ति की रीढ़ है, जिसके टूटते ही, जैसे हिटलर ने क्या किया था, मुसोलिनी ने क्या किया था, उन्होंने मनोबल ही तो बढ़ाया था अपने देश का, तो वो राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने के लिए किया था। कूटनीति है, तो कूटनीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में कूटनीति से इसका एकीकरण किया था। एकदम इजी क्वेश्चन है, पूरे इतिहास का निचोड़ है ये क्वेश्चन है। जो ये IR है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। अगर हम बात करते हैं ना 2019 से 18 के पेपर की, तो 50 से 60% है, ये केवल पॉलिटिकल कवर करती है। UPSC के मेंस तक में ये इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में से आजकल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल और करंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, और इसमें पूरा का पूरा करंट चलता है। कौन से संगठन कब चर्चा में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खाद्य सामग्री। अब यार किसी के पास में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो क्या शक्ति होगी उसके पास, नहीं होगी। बिल्कुल एकदम इजी है, एकदम इजी। खाद्यान्न की कमी पूरे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। खाद्यान्न से पीड़ित लोग कार्य करने में असमर्थ होते हैं, और साथ ही राष्ट्र के लिए अशांति तथा असंतोष वृद्धि के कारण बन जाते हैं। जैसे इथोपिया, सोमालिया, बुरुंडी जैसे राष्ट्रों में खाद्यान्नों की लगातार कमी ने इन राष्ट्रों के जनजीवन को झकझोर दिया। तो देखिए, ये अफ्रीकन देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, ये आप बताइए, उनसे संबंध है इन तीनों का। कच्चा माल भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी देश के पास कच्चा माल है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी संपत्तियाँ निवेश करने के लिए आएगी, उसे राष्ट्र शक्ति बढ़ेगी। अब देखिए, उनकी सीमित सीमाएँ क्या, अगर राष्ट्र शक्ति को कहीं रोकने वाली चीज़ें हैं, तो वो क्या क्या रोकती है। जैसे अमेरिका आज पावरफुल है, तो उसकी देख के कौन सा शक्ति रोकती है। बाकी आपकी समझ में आ गया कि राष्ट्र शक्ति के लिए आवश्यक क्या है। जैसे भौगोलिक स्थिति है, खनिज है, यहाँ पे आप एक बार पूरे वापस देख सकती है, खाद्य सामग्री है, कूटनीति है, राष्ट्रीय मनोबल है, राष्ट्र चरित्र, संगठन, सरकार की योग्यता, नेतृत्व, विचारधारा, तकनीकी, आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत। तो ये एकदम इजी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन जिसके पास अच्छे होंगे, वहाँ पे उसकी राष्ट्रीय शक्ति मजबूत होगी। तो देखिए, आज यूरेनियम के अणु से निकाली हुई शक्ति और गैस अणु शक्ति के प्रयोग से राष्ट्रों के अनुपातिक शक्ति के स्तर को वास्तविक संभावित रूप में बदल दिया। मतलब कि क्या हो रहा है, अभी जिस देश के पास में यूरेनियम के भंडार है, वह देश शक्तिशाली देश है, इतना उसका पैमाना बन गया है। अब देखिए, जो राष्ट्र यूरेनियम पदार्थ की खानों पर नियंत्रण रखते थे, वे शक्ति की दृष्टि से आगे बढ़ गए। जैसे कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके पास थोरियम और यूरेनियम के भंडार है। भारत एक परमाणु शक्ति है, क्योंकि इसके पास थोरियम के भंडार है। अन्य राष्ट्र जिनके पास ये पदार्थ नहीं है, वे पिछड़ गए हैं। राष्ट्र शक्ति की जो सीमाएं हैं, वो क्या क्या देखिए। एक तो है शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति परिसीमन तथा शक्ति प्रबंध उपस्थित होता है। प्रत्येक राष्ट्र शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और इस शक्ति के द्वारा या तो ये यथास्थिति बनाए रखता है या उसकी समाप्ति का समर्थन करता है। इसी कारण वह इस प्रकार की नीति का अनुसरण करता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति परिसीमन तथा शक्ति प्रबंध उपस्थित होता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो शीत युद्ध है। अब शीत युद्ध में दो देशों के मध्य टकराव चल रही थी,
यूएसए और यूएसएसआर। तो दोनों के बराबर अगर पावर होती है ना, बराबर टक्कर वाला इंसान, तो उसकी जो राष्ट्र शक्ति है ना, प्रभावित करने की क्षमता, वो कमज़ोर हो जाती है। यही है इसमें लिखा हुआ। वापस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये शक्ति संतुलन का ही है। इसके दो रूप है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक रूप में क्या होता है, साधारण संतुलन होता है। जैसे कुछ वर्षों तक अमेरिका में सोवियत रूस समान शक्ति वाले विरोधी गुटों में रहे थे। जबकि जो जटिल होता है उनमें क्या होता है, एक दूसरे को संतुलित करने तथा संतुलन के अंदर अनेक उप संतुलन होते हैं। जैसे वर्तमान में बहुत दूरी व्यवस्था है जिसमें तटस्थ राष्ट्रों का भी विशिष्ट प्रभाव रहता है। यह जटिल संतुलन है। व्यवहारिक दृष्टि से दो प्रकार का होता है संतुलन। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विरोध की स्थिति में दो राष्ट्रों के मध्य सीधा विरोध होता है। जैसे देखिए चाइना अपना विरोध करता है, सीधा विरोध नहीं करता, पाकिस्तान के तरफ से करता है, तो वो क्या करता है, अप्रत्यक्ष करता है, जबकि पाकिस्तान हमारा सीधा डायरेक्ट कर रहा है। ये है शक्ति संतुलन के रूप। शक्ति संतुलन की विशेषताएं देखिए तो ये क्या है, एकदम सिंपल है, पामर एवं पार्किंस ने दिए। देखिए आप अच्छी तरह से देख लिए, मेरे पढ़े हुए हैं तो मैं नहीं करवा रहा, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। शक्ति संतुलन को बनाए रखने की साधारण क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी देश को अपने देश की शक्ति बचाए रखना है तो क्या क्या जरूरी है। वो है सशस्त्रीकरण तथा सशस्त्रीकरण, मतलब कि उसको हथियारों की लड़ाई में आगे रहना है हमेशा ही। मैत्री संधियाँ, तो उसका एक होता है मैत्री संधियाँ, उसको ना हमेशा किसी ना किसी देश के साथ संधि कर लेनी चाहिए जिससे उसकी राष्ट्र शक्ति बनी रही। मुआवजा, तो मुआवजा भी कई बार किसी देश को देना पड़ सकता है। जैसे देखिए भूमिगत प्रतिफल या मुआवजे के द्वारा शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है। युद्ध विजय के बाद इसका प्रयोग विस्तृत रूप में किया जाता है और शत्रु की भूमि को मुआवजे के रूप में लिखा जाता है। बाद में उपनिवेशों और प्रभावित क्षेत्रों का बंटवारा भी किया जाता है। पोलैंड के 3 विभाजन, यूट्रेक्ट की संधि इस साधन के प्रमुख उदाहरण है। यह भी शक्ति संतुलन है। भेद नीति, भेद नीति में क्या होता है, कभी कभी हमें दो देशों को लड़वा कर भी राष्ट्र शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। हस्तक्षेप के द्वारा भी हम उसके आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके। मध्यवर्ती राज्य, अब देखिए यहाँ पे एक बफर सिद्धांत आता है। बफर सिद्धांत आपने अगर लेवल से बढ़ा ना डीपली तो देखना बफर मॉडल क्या होता है। वो मॉडल आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो ये मध्यवर्ती राज्य वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि दो देशों के बीच में होता है, मान लो कोई देश होता है तो वो बफर स्टेट का कार्य करता है। और बफर स्टेट में क्या होता है, वो दोनों साइड ना झुकने का प्लान होता है। ये प्लान होता है। शक्ति संतुलन महाशक्तियों के लिए खेल है, क्योंकि वो खेल ही मानती है। वो किसी भी देश के साथ ना अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। भेद नीति हस्तक्षेप है, वो कर सकती है, सशस्त्रीकरण कर सकती है, निशस्त्रीकरण कर सकती है। शक्ति संतुलन सिद्धांत का मूल्यांकन देखिए, युद्धों को रोकने या सीमित रखने में सहायक है यह चीज। छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा, मान लो छोटे राज्य वो बड़े देश के साथ अगर जुड़ गए तो उनकी क्या स्वाधीनता रह जाती है। समाजवाद का विरोध करती है, साम्राज्यवाद का। कोई राज्य या कोई देश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है तो उसका विरोध कौन करती है, शक्ति संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को भी कायम रखती है। कि विपक्ष में तर्क देखिए इसे, विश्व के समस्त राष्ट्र अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। शक्ति संतुलन अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु यह भी ध्यान रखते हैं अन्य राष्ट्रों से उनका टकराव ना हो। राष्ट्र गतिशील है और वे सदैव ही अपनी शक्ति का विस्तार आक्रमण या समझौते द्वारा नहीं करते वरन अन्य आंतरिक साधनों द्वारा करते हैं। इस प्रकार ये शक्ति संतुलन का क्वेश्चन तैयार है, आप 20 नंबर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए शीत युद्ध। देखिए शीत युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आज इतना ही वीडियो बनाने का प्लान है, क्योंकि मैं खुद पढ़ूंगा इसको बैठ के। आने वाली सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी होगी और बहुत शानदार होगी। बाकी देखिए अब इतना कम समय में मैं ना पूरा नहीं बता सकता। अगर बताऊं एक एक शब्द का तो एक एक शब्द में 1-1 घंटे लग सकता है। तो यह मेरी भी मजबूरी है, मुझे खुद को एग्ज़ाम देना है, तो आप समझिए और सब्सक्राइब कर लें। बाकी पेपर आउट हो रहा है, लीक हो रहा है, वो सबको पता है। अगर किसी को नहीं हो रहा तो वो अपने वाले ग्रुप में आ जाए, आपको ये तो मिल ही जाएगा। बाकी आपको 3-4 क्वेश्चन में आपका काम बन सकता है। बाकी अगर आपको बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा।